or welcome back champions. Now today we are going to start syllabus of class 10th. So first of all we are going to solve all the examples and आपको सारे chapters के examples जरूर करने हैं because sometimes क्या होता है कि जो हमारे questions आते हैं boards में वो directly examples से आ जाते हैं. So let's start. पहले चैप्टर के एग्जाम्पल करते हैं. सबसे पहले our चैप्टर नेम इज रियल नंबर्स. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n. हमें ऐसा नंबर कंसीडर करना है जो 4 टू द पावर n हो एंड n इज अ नेचुरल नंबर. n क्या नंबर हो सकता है? 1 2 3 से लेके इनफिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है. हमें करना है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0. की 4 टू द पावर n वैल्यू रखें और उसको सॉल्व करें तो जो यूनिट डिजिट है सॉल्यूशन का वो 0 हो. सो 4 टू द पावर n है और n की वैल्यूज मैंने आपको बताई क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं. लाइक 4 टू द पावर n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 4 आएगा. 4 टू द पावर 2 रखोगे तो 16 आएगा. 4 टू द पावर 3 रखोगे तो 64 आएगा. ऐसे ही हम अलग अलग वैल्यूज पुट करने पे अलग अलग आंसर्स मिलेंगे. बट अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए. सो लास्ट डिजिट 0 है, दिस मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा पूरा. और इसका मतलब ये होता है कि अगर वो वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो 4 टू द पावर n के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उसका एक फैक्टर 5 होना कंपलसरी है, तभी वो 0 वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. सो फैक्टर्स करके चेक कर लेते हैं. सो 4 किसके टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से. 2 2 4 देन 2 1 2. सो यहाँ पे हमें 4 के फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 2, बट इसमें 5 तो नहीं है. दिस मीन्स 4 टू द पावर n विद नेवर एंड विद डिजिट 0 एट इट्स यूनिट प्लेस. तो इसको लिखेंगे कैसे? सो इफ द नंबर 4 टू द पावर n एंड विद डिजिट 0 with digit 0, so it must have क्या होना चाहिए उसका फैक्टर? so it must have 5 as प्राइम फैक्टर. बट अभी हमने चेक करा था प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे थे 4 टू द पावर n के. हमने प्राइम फैक्टर किसके चेक करे थे? 4 के. सो 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 टू द पावर n. यहाँ पर 5 तो आ ही नहीं रहा है, सो यू विल राइट सो हियर 5 is not a factor of 4 to the power n, so 4 to the power n will never end with 0. तो आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया. नाउ लेट्स सॉल्व इट सेकंड एग्जाम्पल. सो हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो 2 3 6, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेते हैं हमेशा, एंड 3 1 3. ऐसे ही 20 के फैक्टर्स करते हैं. 2 10 20, अगेन 2 5 10, देन 5 1 5. अब इनके फैक्टर्स आ गए, इनको लिख लेते हैं. 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3. 20 के फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5. नाउ एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम क्या होता है? एलसीएम के लिए सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया, उसको एज अ 1 ले लेंगे और बाकी सारे जो भी हमारे फैक्टर्स थे उनको लिख देंगे. सो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5. 2 3 6, 6 2 12 एंड 12 5 60. ये आ गया एलसीएम. एंड एचसीएफ. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2. नाउ लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट एग्जांपल. Now our next example is find HCF of 96 and 404 by prime factorization method. Hence find their LCM. यहाँ पे भी हमें LCM और HCF ही find करना है. So 96 and 404 का find करना है. So पहले 96 को कर लेते हैं 2 से. 2 4 8, 1 carry, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8. फिर से 2 के टेबल से करेंगे. 2 1 2, 2 2 4, देन 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3. अब 404 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा.
2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, देन फिर से 2 के टेबल से करते हैं, 2 1 ज़ा, 2 0 ज़ा, 2 1 ज़ा। नाउ 101, 101 किसके टेबल से होगा? 101 101 के ही टेबल से होता है। दिस इज अ प्राइम नंबर। सो अब हमें क्या फाइंड करना था? एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 96 के फैक्टर्स टू कितने टाइम है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो इसको 5 टाइम्स यहाँ पे लिख लेंगे एंड देन 3 इंटू 3। नाउ 404 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 404 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 101। अब क्या करेंगे? इसके कॉमन फैक्टर्स देखते हैं। एक ये वाला 2 फैक्ट कॉमन है और एक ये वाला 2 कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होता है? एचसीएफ। सो एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4। एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम अभी मैंने आपको बताया था, हमारे कॉमन नंबर्स आते हैं और उसके अलावा बाकी के फैक्टर्स। बट यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्मूला बताती हूँ जो आपको यूज़ करना है, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हम ये वाला मेथड यूज़ कर देंगे, इससे हमें इजीली मिल जाएगा एलसीएम, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सो एचसीएफ इज 4 हेयर, सो एलसीएम इनटू 4 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन नंबर्स का हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं दे आर 96 एंड 404। सो 96 इंटू 404। अब ये 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये डिवीजन में जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब इसको कट कर देंगे, 4 के टेबल से कट कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4। अब 96 और 101 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 96 1 ज़ा 96 6, 9 यहाँ पे कैरी आएगा और 96 0 ज़ा 0 होता है, सो ये वाला 9 आ जाएगा डायरेक्टली एंड 96 1 ज़ा 96। दिस इज द आंसर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ हमने यहाँ फाइंड किया था 4। नाउ लेट्स सॉल्व आवर नेक्स्ट एग्जांपल। So find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using prime factorization method. So तीनों के फैक्टर्स कर लेते हैं। 6, 72 and 120। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से। सो 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। इधर भी 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। अगर कभी ऐसा हो कि आपको डायरेक्टली एकदम से यहाँ पे डिवाइड करके ना लिखना है, सो इस मेथड को यूज़ कर लेना, बट गलत मत करना। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 9 ज़ा 18। अब 9 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। अब 120 को करते हैं। सो 2 6 ज़ा 12, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब 15 2 से नहीं होगा, इसको 3 से करते हैं। 3 5 ज़ा 15। नाउ 5 5 से डिविजिबल है तो 5 1 ज़ा 5। अब हमें सारे फैक्टर्स मिल गए, अब इनको लिख लेते हैं। देन वील फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स देखो जो तीनों में कॉमन है। एक तो 2 तीनों में कॉमन है एंड जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज 3। सो हमारा एचसीएफ हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6। एलसीएम फाइंड करने के लिए इसको मैं पावर्स में लिख देती हूँ। यहाँ पे लाइक ये 2 क्यूब है इंटू 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2 क्यूब है इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? टू मेक इट ईजी। अब एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे कम कॉमन मीन्स जो हाईएस्ट पावर है जिस डिजिट की वो लिख लो। यहाँ पे 2 के हाईएस्ट पावर 3 है, सो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 इंटू 5। अब देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो आपने पहले बोला था कि जो कॉमन फैक्टर्स एचसीएफ वाले हैं वो लिख दो और साथ में बाकी के फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रही है। अब देखो 2 टू द पावर 3 में 2 तो हमारा कॉमन था, एक बार 2 कॉमन था, उसके अलावा कितनी बार 2 आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पेयर बन रहा था और यहाँ पर एक पेयर बन रहा था, 2 2 और आने थे तो 2 टू द पावर 3 हो।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टू द पावर 3 8 हो गया, 3 टू द पावर 2 9 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ा 40 और 40 इंटू 9, 9 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, सो 360। अब इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो, इसका नाम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, बट हम क्या देखेंगे अपने फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर। ओके, ध्यान रखना, जैसे अभी हमने यहाँ पे करा था एलसीएम में कौन सी पावर ली थी, हाईएस्ट। 3 हाईएस्ट पावर थी ना सारे 2 के फैक्टर्स जहाँ भी थे। एक यहाँ पे था 2 टू द पावर 3, यहाँ पर था 2 टू द पावर 3, यहाँ पे था 2 टू द पावर 1, बट हमने कौन सी ली थी, हाईएस्ट पावर। और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर। सॉल्व करते हैं। 5 इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम इसमें अज्यूम करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। नाउ अगर हमने रूट 5 को रेशनल सपोज किया है, सो दिस मीन्स दैट रूट 5 विल बी इक्वल्स टू a अपॉन b। हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में कि p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, where a and b are co-prime numbers, which means a और b के बीच में सिर्फ a की कॉमन फैक्टर है, that is 1, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। b is not equals to 0। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, सो वील गेट रूट 5b इज इक्वल्स टू a। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। रूट 5b इज इक्वल्स टू a। नाउ our next step is squaring both side। हम इसके बाद क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायर करोगे इसका, सो रूट 5b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इससे क्या होगा, जब हम रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी गेट दैट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से हमें क्या स्टेटमेंट मिल रहा है कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर सी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a भी 5 से डिविजिबल होगा। कैसे, इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। a स्क्वायर मीन्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो हम 25 ले लेते हैं विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25 इज डिविजिबल बाय 5। ये a स्क्वायर की वैल्यू थी, मतलब a की वैल्यू 5 होगी विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। That's why I have written this statement that a square is divisible by 5, so a is also divisible by 5। अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब ये आपको अच्छे से समझ आया दिस वन कॉन्सेप्ट कि a की वैल्यू 5 है। अब हम इसको कांस्टेंट के साथ सपोज करेंगे। कैसे, जो भी a स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 5 से डिविजिबल होगी। 5 से डिविजिबल होगी मीन्स 5 का मल्टीपल होगी, बट कुछ वैल्यू होगी, उसकी कितने टाइम्स होगी ये हमें नहीं पता। सो हम वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं 5c। So a is equals to 5c. Now we will put this value in this first equation. So हमारे पास इक्वेशन क्या थी, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5, और हमने a की वैल्यू सपोज करी है 5c। So we'll put the value of a, putting a is equals to 5c in equation 1। जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c होल स्क्वायर अपॉन 5। नाउ 5 5 is 25, c स्क्वायर अपॉन 5। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 is 25। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इस 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से भी हमें मिल रहा है दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5। अब ये हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट। कैसे, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन सेकेंड।
and equation first. In from these two equation we are getting that a and b जो हमने co-prime suppose करे थे उसमें एक common factor आ रहा है that is 5. दोनों 5 से divisible हो रहे हैं, but हमने suppose करा था कि they are co-prime numbers, तो इनके बीच में common factor सिर्फ 1 आ सकता था. So we'll write from equation 1 and 2 we get that a and b 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B are co-prime. So we conclude that root 5 is irrational, hence proved. I hope आपको ये अच्छे से समझ आया. क्या करना होता है, सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको a अपॉन बी की फॉर्म में सपोज कर लो और a और b को को प्राइम नंबर सपोज कर लो. देन हम स्क्वायरिंग करेंगे, उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी. हम देयर विल कंक्लूड कि वो इस नंबर से डिविजिबल है. देन वील अज्यूम अ वेरिएबल विद मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. उसके बाद वील सपोज द मल्टीपल ऑफ दैट नंबर. यहाँ पे आप c ले सकते हो, एक्स वाई जेड एनी वेरिएबल. देन वी आर गोइंग टू पुट दैट इन फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको b का भी सेम फैक्टर मिलेगा. We will say that a and b both are divisible by the number or are having common factor other than 1, but this will contradict the fact that a and b are co-prime numbers. So you will conclude that the given number is irrational. I hope this question is clear. इसको साथ में सॉल्व करना समझ आ जाएगा. Now let's solve next example. So next example is show that 5 minus root 3 is irrational. तो इसको भी सॉल्व करेंगे. First of all we'll assume 5 minus root 3 is a rational number. So अगर हमने 5 minus root 3 को rational number assume करा है, so 5 minus root 3 will be equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers, that b is not equal to 0. ये तो rational number की condition हो गई. Now we are having therefore 5 minus root 3 is equals to a upon b. क्या करना है, रूट वाली टर्म को राइट साइड लाना है और ए बी को लेफ्ट साइड. तो हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, ए बी को इस साइड ले आते हैं. तो 5 माइनस ए अपॉन बी और रूट 3 माइनस का था तो प्लस में चले जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट 3. सो विल सॉल्व इट. यहाँ पे 1 अज्यूम कर लो. b 1 से b को डिवाइड करोगे b टाइम्स जाएगा, b की 5 से मल्टीप्लाई 5b माइनस a इज इक्वल्स टू रूट 3. अब ये कौन सी फॉर्म है, p अपॉन क्यू विच इज रेशनल एंड रूट 3. रूट 3 क्या होता है, इरेशनल. कांट बी इक्वल रेशनल और इरेशनल नंबर तो इक्वल हो ही नहीं सकते. सो आवर अजम्पशन 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल इज रॉन्ग. सो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल. यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल. शो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल. मेथड से करेंगे. लेट 3 रूट 2 बी अ रेशनल नंबर. तो हमने अज्यूम कर लिया कि 3 रूट 2 रेशनल नंबर है. सो इफ 3 रूट 2 रेशनल नंबर है, सो दैट 3 रूट 2 किसके इक्वल होगा, a अपॉन b के, जहां पर a और b आर को प्राइम नंबर्स. कौन से नंबर्स होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे. एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. को प्राइम नंबर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए. a और b को प्राइम तभी होते हैं जब a के फैक्टर a इंटू 1 और b के फैक्टर b इंटू 1, मीन्स टू से कि जो इनका कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा. ये हमने अज्यूम कर लिया. अब रूट वाले नंबर को एक साइड रख लेते हैं. तो रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. दिस 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन, इसको डिवीजन में भेज दो, 3 भी हो गया. अब दिस रूट 2 ये क्या है, इरेशनल नंबर है और a इज इक्वल्स टू 3b, p अपॉन q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये रेशनल नंबर है. दे कांट बी इक्वल. एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. So our assumption 3 root 2 is rational is wrong.
जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में दैट 3√2 बी अ रेशनल नंबर इज रॉन्ग, ये गलत अजम्पशन है। सो 3√2 इज इरेशनल। आई होप आपको ये चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स विल सॉल्व इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।